हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरतीज एजुकेशन वर्ल्ड। सो आई नो गाइस, काफ़ी टाइम बाद वीडियो डल रही है, बट आई विल मेक श्योर कि आपको कंटेंट में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास टेंथ का एक साइंस का चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि क्लास टेंथ के एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं 2023 से 2024 सेशन के, तो उसके लिए हम वन शॉट लाए हैं और आगे भी चैप्टर्स के वन शॉट आते रहेंगे। उसके लिए आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो इस सेशन के बाद तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जिससे अपडेटेड रहें आप चीज़ों को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। आराम से देखना, अच्छे से देखना। वेट अ मिनट, आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी। तो सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम गौर फरमाते हैं मेटल्स क्या होते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे टॉपिक कवर जिससे टाइम वेस्टेज ना हो। मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी, दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, पढ़ा होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हमारे एटम्स होते हैं, जिनसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उनसे हमारे मेटल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। सो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटोन का तो एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। एक तो प्रोटोन होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे तो खुद क्या हो जाएंगे? ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाती है आपकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में हैमर कर देते हैं, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स थिन शीट्स में। तो उस प्रॉपर्टी को, उस कैपेबिलिटी को कि मेटल्स थिन शीट्स में फॉर्म हो सकते हैं बाय हैमरिंग, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आप डाल सकते हैं, जैसे जो गोल्ड होता है, सिल्वर मेटल्स होते हैं, ये आपके बेस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं, सबसे बढ़िया मैलिएबल मेटल्स हैं, सबसे बढ़िया तरीके से ये थिन शीट्स में बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एल्यूमिनियम फॉइल्स का एक एग्जांपल दे रखा है ना। एल्यूमिनियम फॉइल्स तो हम बहुत यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए। तो वो आप देखते हो वो थिन शीट्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक ऐसा मेटल है जिसके जो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है, ठीक है। Now we will come to the second physical property which is conductivity. Metals good conductor of heat भी होते हैं। आप देखते होंगे, आप कुकर चढ़ा देते हो गैस पे, है ना, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है जल्दी, है ना। और अगर अगर आप मेटल की जगह किसी नॉन मेटल को रख दोगे तो वो इतनी जल्दी हीट को नहीं पकड़ेगा और वो नहीं गर्म होगा। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है कि वो हीट फ्लो होने दे रहे हैं अपने आप से, तभी तो वो गर्म हो रहे हैं। सो मेटल अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली। सिल्वर मेटल आपका बेस्ट कंडक्टर है हीट का, ठीक है। सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर है हीट का, उसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। और सबसे पुअरेस्ट है आपकी लेड और मरकरी, ठीक है। ये ध्यान रखने की एक्चुअली किस किस में ये आ सकता है आपको पेपर में, और अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल आप दे देते हैं तो फिर अच्छा ही रहता है। नाउ वी विल कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने बात करी थी कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट के, ऐसे ही मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। इलेक्ट्रिसिटी को भी वो आराम से पास होने देते हैं, और सिल्वर मेटल अगेन एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनको बहुत अच्छा होता है। लाइक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आयरन मेटल। आयरन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिसका मतलब है सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग टू ए हाई टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिड मेल्ट हो जाए लिक्विड में, है ना, ऐसे। दिस इज एक्चुअली व्हाट मेल्टिंग रेफर्स टू। गैलियम सीजियम मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सोडियम और पोटेशियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये एक्सेप्शंस हैं। यूजुअली मेटल्स तो बहुत उनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। सो दिस इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन याद करना है, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेप्शन और जो हाईएस्ट जो कैपेबिलिटी रखते हैं मेटल्स।
उनको याद करना है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स इज कि वो सॉलिड रहते हैं टेम्परेचर पर. सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है. उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है. ये दो जैसे दिख रहे होंगे आपको, दो एटम्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है. क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉलिड्स. मरकरी एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि आप थर्मामीटर्स में देखते हैं. ठीक है, दैट्स एन एक्सेप्शन. नाउ सोनोरिस. सोनोरिस का मतलब क्या होता है? सोनोरिस का मतलब होता है कि कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड. ठीक है, जैसे आप घंटा बजा देते हो तो वो घंटा जो होता है ना, वो मेटल का बना होता है. तभी आप जब बजाते हो तो उसमें से एक डीप और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके इसमें अच्छा, सितार और वायलिन का भी एग्जाम्पल दे रखा है. उसमें भी आपके मेटल्स यूज होते हैं टू प्रोड्यूस सोनोरिटी. नाउ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग सिंस उनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. इस वजह से मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और लार्ज वेट के होते हैं. आपके ब्रिजेस बनाने में काम आते हैं. एक्सेप्शन इसमें भी आ गई, सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं होते. इनफैक्ट सोडियम तो आई थिंक सबसे लाइटेस्ट मेटल है. नाउ मेटल्स आर डक्टाइल. अच्छा, मेलेबिलिटी हमने पढ़ा था, डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है. इसमें क्या होता है, मेटल्स जो है वो थिन वायर में ड्रॉन हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज द कैपेबिलिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल कि जो मेटल है वो आपका थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है. एग्जाम्पल, कॉपर के आपने वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम के आपने वायर देखे होंगे, है ना. और गोल्ड भी क्या है, एक मोस्ट डक्टाइल मेटल है. फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज होता है. टंगस्टन, टंगस्टन मेटल यूज होता है. ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पर. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. ठीक है, जब मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड मिलता है हमें. एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O. ये टू जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट में नीचे है. लाइक मैं आपको बता देती हूँ कैसे. इसमें अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, सो पार्डन मी. ऐसे है ये. ठीक है, Na2O लिखा हुआ है वो. सो दिस इज सोडियम ऑक्साइड. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड. नाउ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. लेकिन इसमें देखो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देखना Al2O3 है ये. इसमें तो बस Na2O था. ठीक है, इसमें Al2O3 है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यही फॉर्मूला होता है. नाउ व्हेन वी रिएक्ट कॉपर विद ऑक्सीजन, वो हमें देता है कॉपर ऑक्साइड, CuO. सिमिलरली कॉपर का और जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला डिफरेंट है और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला डिफरेंट है. तो ये याद रखना है. इसमें क्या होता है ना, वैलेंसीज एक्सचेंज होती हैं. ये आपने पढ़ा होगा. ये जैसे O की वैलेंसी है वो Na को चली गई है. ठीक है, O की वैलेंसी 2 होती है, +2. नाउ Zn प्लस HCl गिव्स जिंक ऑक्साइड. ओके, Fe प्लस O2 आपका Fe2,3 ऑक्साइड. मतलब ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. देखो इसमें दे रखा है Fe3O4, ये Fe2O4 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, सॉरी Fe. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए कि वाई पोटेशियम एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और वो ऑक्सीजन के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं. तुरंत वो कैच कर लेंगे फायर को एंड दे विल स्टार्ट बर्निंग. ठीक है, जिससे हार्म भी हो सकता है किसी को. सो दे आर केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद O2 मॉइस्चर एंड CO2 ऑफ एयर. अच्छा, अब कहाँ कुछ काम की बात कर लेते हैं. K3b की पावर 3, इस वजह से कुछ काम की बात. नाउ ऊपर वाली रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड्स मिले, जैसा कि हमने देखा. वेरियस मेटल ऑक्साइड के हमने रिएक्शन देखे, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो चलो थोड़ा मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, अब रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी एनसीईआरटी में आपको रिएक्शंस दे रखी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना. ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलते आसानी से नहीं है. बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म एल्कलीज. ओके,
सोडियम ऑक्साइड 16, a basic oxide which react with water to form an alkali called sodium hydroxide. ये एक रिएक्शन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Na2O plus H2O gives NaOH in aqueous form. ठीक है. NaOH क्या है कि एल्कली है. ठीक है, एल्कली का फॉर्मेशन उसने दिखा रखा है. वैसे तो मेटल ऑक्साइड्स, ये मेटल ऑक्साइड है ना Na2O, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर. तो इसकी हम जब रिएक्शन कराते हैं, दो दे आर नॉट सॉल्यूबल, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्यूबल, बट कुछ एल्कली फॉर्म करते हैं जिनको हम लाइक एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है Na2O का, which forms NaOH. NaOH is an alkali. ठीक है, एल्कली है, इस वजह से क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा. ठीक है, रेड लिटमस ब्लू में कब चेंज होता है, जब बेसिक फॉर्मेशन होता है. वेट अ मिनट. ठीक है, तो एल्कली, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कली होता क्या है तो एल्कली एक्चुअली एक बेस है जो डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में. इट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. अच्छा, एक चीज़ आपको ज़रूर पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ. पीएच चेंज अगर बेसिक है तो पीएच उसका अबव 7 होता है, और अगर एसिडिक है तो उसका पीएच, उस सब्सटेंस का पीएच बिलो 7 होता है. ठीक है, तो एल्कली का ऑफकोर्स अबव 7 होगा. पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड की एक रिएक्शन दे रखी है वाटर के साथ, विच गिव्स KOH. इट इज एन अगेन एन एल्कली. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दिस इज अ टर्म जो कि पूछी जा सकती है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, एल्कली तो मैं आपको बता दें क्या होता है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एल्कली, अगर फिर मैं फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ. एल्कली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, जिनका पीएच अबव 7 होता है. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों बिहेवियर दिखाएं, बेसिक भी और एसिडिक भी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एल्कली सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सबसे डिफरेंट फॉर्मूला था Al2O3. ठीक है, और जिंक ऑक्साइड आपके क्या है, इसमें जाइन लिख रखा है, जिंक ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, मीन्स दे बिहेव बोथ बेसिक एंड एसिडिक. एक रिएक्शन दे रखी है Al2O3 plus 6HCl gives AlCl3 plus H2O. इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए बेसिक ऑक्साइड बिहेव कर रहा है. ठीक है, एंड ये क्या है, AlCl3 एक सॉल्ट बन रहा है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ. ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. वाई, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ हमने एक बेसिक ऑक्साइड विच इज Al2O3 को मिक्स करवाया है, एंड इट गिव्स AlCl3 with H2O. Aluminum oxide reacts with sodium hydrate to form sodium aluminate, salt and water. देखो एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गई है हमारे पास, जिसमें सॉल्ट फॉर्म, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जिसमें सॉल्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, जिसमें एक प्रेसिपिटेट हमें नीचे मिल जाता है. यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है. इसके साथ जो NaOH है ना, दिस इज अ बेस एंड इट गिव्स NaAlO2. जिंक ऑक्साइड रिएक्शन, ये तो आपके एल्यूमिनियम की होगी. ठीक है, एल्यूमिनियम कब बेसिक, ये बेसिक आपकी रिएक्शन, और ये वाली जो है एसिडिक वाली रिएक्शन है. नाउ जिंक ऑक्साइड रिएक्शंस. जिंक ऑक्साइड सबसे पहले जब हम बेसिक ऑक्साइड जब वो बिहेव कर रहा है तो उसका एग्जांपल है, उसका एक रिएक्शन है ZnO plus HCl which gives ZnCl2 plus H2O. इसमें क्या है, HCl फिर से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ZnO इज बिहेविंग एज ए बेसिक ऑक्साइड गिविंग ZnCl2. नाउ जिंक ऑक्साइड व्हेन बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड. अब हम एसिडिक की बात करें, क्योंकि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं. अब एसिडिक वाला केस देख लीजिए, तो ZnO plus HCl, अच्छा इसमें तो सेम दे रखा है. ये रिएक्शन गलत है. ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड की कौन सी रिएक्शन हो सकती है जिसमें जिंक ऑक्साइड एज एसिडिक ऑक्साइड बिहेव करे. ये बेसिक ऑक्साइड वाली है. अभी हम आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी मिलता है. हमेशा मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा. देखो जैसे इन केसेस में मेटल ऑक्साइड मिल रहा है हमें, है ना.
बट कुछ कुछ केसेस में हमें मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी मिलता है। हाउ, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे रिएक्शंस का। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water when dissolved to further form metal hydroxide। Na और K मतलब सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इनमें से आई थिंक आएगा कि Na और फॉर Na एंड K रिएक्शन, जो कि बहुत, ये जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ही वायलेंट होते हैं नेचर में, जब हम इन्हें कोल्ड वाटर के साथ मिलाएं। जब हम ये जो H2O ले रहे हैं वो कोल्ड लें, ठीक है, और एक्सोथर्मिक होते हैं वो, मैंने बोला ना वायलेंट होते हैं नेचर में, मीन्स ये हीट रिलीज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक्सोथर्मिक मीन्स द रिएक्शन विच रिलीजेज हीट। Na plus H2O gives NaOH, K plus H2O gives KOH plus H2 plus heat, एक्सोथर्मिक है। फॉर Ca कैल्शियम के लिए लेस होता है, लेस वॉलेंट होता है हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। Ca plus H2O gives CaOH2 plus H2। अब ये जो NaOH है, KOH है और CaOH2 है, ये क्या है, ये सारे आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन मत भूल जाना, रिएक्शन में हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रही है। AlFe डोंट फॉर्म, और ये कोल्ड वाटर के साथ है, ठीक है, रिएक्शन जो ऊपर वाली Na और K की, दैट इज विद कोल्ड वाटर। AlFe डू नॉट, जो आपके एल्यूमिनियम है और आयरन है वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके ऑक्साइड्स सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको बता देती हूँ, पहले ऑक्साइड्स बनते हैं, फिर आपके मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, फिर आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जब हम उन्हें वाटर में मिलाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे आपके मेटल ऑक्साइड्स ही बनते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में ये फर्दर रिएक्ट करके वाटर में जब ये सॉल्यूबल हो जाते हैं तो फिर ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। एल्यूमिनियम ऑफ Fe की आप रिएक्शन देख लीजिए, इसमें देखो आपके ऑक्साइड ही रह गए हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बन नहीं पाए हैं। Fe3O4 और Al2O3, ये आपने ऊपर भी पढ़े थे, है ना, विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो निकलेगी ही निकलेगी, बस इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोक्साइड्स नहीं प्रोड्यूस हुए हैं। अब अच्छा देखो, NCERT एक्टिविटी आसान भाषा में, ये एक एक्टिविटी है। NCERT का तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी चाहिए। 2 मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप इन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपकी हेल्प हो जाए और क्विक रिविजन आप कर पाए। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल की एक एक्टिविटी है ये। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम इसे क्या है इजी भाषा में समझते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिया, एक ग्लास वुल लिया वाटर में सोक करके एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। द वाटर इन ग्लास वूल विल फॉर्म स्टीम ऑन हीटिंग, ठीक है। जो वाटर होगा ना ग्लास वूल में, ये देखो ग्लास वूल दिख रहा है ना आपको, सोक्ड इन वाटर, इसको हमने हीटअप किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ये क्या होगा, ये स्टीम प्रोड्यूस करेगा। जब इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटअप होंगे तो वो स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। द सैंपल ऑफ मेटल्स प्लेस इन द मिडल ऑफ द हॉरिजॉन्टली केप्ट बॉइलिंग ट्यूब। देखो मेटल सैंपल रखा हुआ है यहाँ ट्यूब में, और यहाँ आगे कॉर्क लगी हुई है। कॉर्क इज फॉर स्टॉपेज, ओके। सबसे पहले अब चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो मेटल सैंपल इज हीटेड बाय यूजिंग ए बर्नर। मेटल सैंपल को पहले हीट किया गया, ठीक है, विद द यूजेज ऑफ बर्नर। और जब ये मेटल हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हम ग्लास वूल को बर्न करेंगे किसी और बर्नर से, ठीक है। ये स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी है। शुरू प्रोसीजर ऐसी है कि पहले आपको मेटल को बर्न करना है, हीटअप करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर, और फिर हमें ग्लास वूल को अनदर बर्नर से हीटअप करना है। जो वाटर प्रेजेंट होगा ग्लास वूल में वो स्टीम प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। फिर वो हॉट मेटल से गुजरेगा, वो जो स्टीम होगी वो हॉट मेटल से गुजरेगी, एंड मेटल विल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड H2 गैस, ठीक है। इससे क्या बनेगा, जब मेटल आपकी स्टीम के साथ, स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ H2, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से हीटअप होगी तो स्टीम बनती है, वेपर्स बनते हैं। तो फॉर्मेशन होगा मेटल ऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस आपकी बॉइलिंग ट्यूब से बाहर आ जाएंगी, और फिर आपको एक पॉप साउंड महसूस नहीं होगी, आई एम सो सॉरी, आपको सुनाई देगी पॉप साउंड। अगर आपको पॉप साउंड कब, जब आप यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलते हैं स्टीम के, आप उसे बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक। लाइटेड मैचस्टिक इज अप्लाइड टू द गैस कलेक्टेड जार। तो गैस बर्न होगी विद पॉप साउंड, इंडिकेटिंग इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक ये इंडिकेशन है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कैसे पहचानोगे हाइड्रोजन है, तो कैसे पहचानोगे, पॉप साउंड से, जैसे आप लाइट अप करोगे मैचस्टिक को, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि देखो मेटल ऑक्साइड और H2 गैस साथ में प्रोड्यूस हुए थे, जो मेटल ऑक्साइड है वो आपका बॉइलिंग ट्यूब में ही रह गया।
अच्छा सैंपल है ना, मेटल सैंपल, आप मैग्नीशियम सैंपल रख दो, कभी कभी एल्यूमिनियम रख दो, कभी जिंक रख दो और आयरन रख दो, ठीक है, तो फिर आप उनके ऑक्साइड्स प्राप्त कर सकते हो। सबसे ज़्यादा विग्रस कौन सा होगा? मैग्नीशियम वाला होगा, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम और जिंक के रिएक्शन है वो सबसे स्लोएस्ट होंगे, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा? मैग्नीशियम वाला। देखो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। और ये जो लेड सिल्वर गोल्ड होते हैं ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ये इनर्ट मेटल्स हैं, ठीक है। दीज आर इनर्ट मेटल्स, इनर्ट मेटल्स जो कि रिएक्ट नहीं करते वाटर से और ना स्टीम से। only those metals displace hydrogen from water which are hydrogen in the रिएक्टिविटी सीरीज। इस सेंटेंस से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही मेटल्स रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को रिएक्शन में से फ्रॉम वाटर जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में। अच्छा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, ये नहीं, देखो ये जो है ना मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को आपके रिएक्शन में से, ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके साथ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे आर बिलो हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको याद रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज, इट हेल्प्स अ लॉट। अच्छा, इनर्ट मेटल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था ना, इनर्ट मेटल्स क्या होते हैं, तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ प्रॉपर कि इनर्ट मेटल्स क्या होते हैं। इनर्ट गैसेज होगा आई थिंक, है ना, इनर्ट मेटल्स हैं। अच्छा, इनर्ट तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें, मैं तभी बता देती हूँ इनर्ट गैसेस क्या होता है। चलो अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट लेस रिएक्टिव, जैसे आपके कॉपर हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपके नीचे आते हैं। मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, ये आपके एक्सेप्शन है, रिएक्ट नहीं करेंगे HCl के साथ। एंड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मतलब मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड जब भी मिलेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होएगा विद हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ये मेटल्स नहीं करते, ठीक है। टू गैसेज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3 एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं अनदर मेटल को, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर देते हैं मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It oxidizes H2 produced to H2O and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, ठीक है, ये हो गया ना ऑक्सीडाइज। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूटेड एट HNO3 टू इवॉल्व टू H2 गैस। एक और रिएक्शन दे रखा है HNO3 के साथ, पहले हमने HCl का रिएक्शन देखा था Zn के साथ। इसमें क्या होता है, आपका NO2 निकलती है या N2O निकलेगी प्लस H2O निकलेगी, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल होते हैं मेटल्स के जो परफॉर्म करती है रिएक्शन, दे आर मैंगनीज एंड मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, सॉरी। एक्वा रीजिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्वा रीजिया में जो कंसंट्रेशन होती है ना वो 1:3 की होती है। इसमें 1 है आपका HNO3 का कंसंट्रेशन और 3 है आपका HCl का, मतलब 3 की प्रपोर्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। और बहुत ही हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है और ये हर एक्वा रीजिया क्या होता है, हर मेटल को डिजोल्व कर सकता है, चाहे वो आपका गोल्ड ही क्यों ना हो। Now, reaction of metals with other metal salts, only more reactive metals can displace a less reactive metal from compound। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा रिएक्टिविटी सीरीज से भी आप देख सकते हैं, वही क्या कर पाएगा, वही डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम द कंपाउंड। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, Fe+CuSO4 gives FeSO4+Cu, ओके। अब क्या कर रहा है, जो आयरन है उसने क्या कर दिया है, CuSO4 में से Cu मेटल को, मतलब कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। देखो Fe आ गया उसकी जगह, क्योंकि आई थिंक आयरन जो होगा ना वो कॉपर से, देखो कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए। अच्छा, ये जो आंसर्स है ना अटैच कर दिए हैं मैंने, साथ में आप देख सकते हो। ये तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही कि वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोजिन ऑयल, और ये रिएक्शंस हैं आपको पता होनी चाहिए। एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल वही रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये फिर आई थिंक मेटल है, सॉरी मेटल की रिएक्शंस हैं जो कि पूछी गई है, गैस पूछी गई है, क्या रिलीज होती है उसकी आपका आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी, वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। नॉन मेटल्स पाए जाते हैं।
नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आयन फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स लाइक मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, सारे जो होते हैं सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे एक्सेप्ट ब्रोमीन। अच्छा, मेटल मेटल में क्या था, मेटल्स में मर्करी था जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता था, एंड नॉन मेटल्स में ब्रोमीन है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन इज नेसेसरी। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल वो प्रॉपर्टी होती है कि हम हैमर कर देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, non-metals are electron acceptor and cannot supply electrons to H plus ions of acid to reduce them to hydrogen gas. Therefore, non-metals do not react with water, steam, ये react नहीं करते water, steam या dilute acid के साथ जैसे metals करते थे, ठीक है। O2 के साथ एक रिएक्शन दे रखी है कार्बन की, कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, एक रीजन भी दे रखा है इन्होंने, है ना, ये रीजन जो मैंने आपको पढ़ाया अभी कि नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि दे कैन नॉट सप्लाई टू एच प्लस आयंस, एच प्लस आयंस नहीं दे सकते, वो मैंने आपको बताया मेटल ही दे सकते हैं प्लस एच प्लस आयन, लेकिन नॉन मेटल्स ओ एच आयंस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल्स, when metals react with non-metals they form ionic compounds, ठीक है, and when non-metal react with non-metal तो वो covalent compound बनाते हैं, this is very necessary। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये अभी बताया, भी डिस्कस किया हमने कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन विच इज गेन्ड बाय नॉन मेटल, मेटल क्या करता है, मेटल का काम ही यही है, लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन को, और नॉन मेटल का काम ही यही है, वो क्या करता है, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या हो, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा, जिससे ऑक्टेट फुलफिल हो जाए दोनों का, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनी टू, अब देखो ऑक्टेट रूल कैसे सेटिस्फाई होगा, अभी इसमें दिख जाएगा। एनी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये ना, ओहो, अच्छा जल्दी खत्म करते हैं। एनी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रहा 281, ठीक है। ये लूज कर देगा, एनी क्या मेटल है, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, इसने लूज कर दिया, 28 बन गया। जब हमारा लास्ट शेल में 8 आ जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। बट जो शुरू वाली है, जैसे शुरू वाली ये 2 है तो इसमें मैक्सिमम 2 ही भरे जाते हैं, जो शुरू वाली शेल है। तो अगर शुरू वाली शेल में 2 हो गया तो वो स्टेबल हो गया, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ 2 है, अगर शुरू वाली शेल है बस उस मेटल में, अगर तब की बात बता रही हूँ, तब होते हैं बस स्टेबल अगर 2 आ जाए। बट आगे की भी है तो फिर 8 आपको अचीव करना पड़ता है, प्लस इलेक्ट्रॉन विच इज लूज्ड। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसको क्या करने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, आगे का 2 तो हो गया पूरा, बट पीछे का 8 भी तो पूरा होना है, तो उसके लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे उसे, जिससे 8 बन जाए और वो ऑक्टेट स्टेबल बन जाए उसका, ठीक है। इनका काम ही है, इनका अल्टीमेट मोटिव ही ये है कि इन्हें अपना ऑक्टेट स्टेबल करना है, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्हें चाहिए। इन्हें लूज करा, इन्हें क्या करा, इन्हें लूज करा, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को मिले, फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट स्टेबल हो गया। ऐसे ही NaCl का फॉर्मेशन है। Na का तो वही है जो आपने भी पहले देखा, Cl में क्या हुआ, एक चाहिए से, लास्ट का शेल देखो, आगे वाले तो 2 कंप्लीट है, 2 आगे हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। अच्छा, जो हीलियम होता है ना, उसका जो He होता है आपका, ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करती है। तो इसमें सिर्फ 2 होता है, तो इसके पास एक ही शेल होता है, और वो होता है, और ये इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। इनर्ट गैसेस वही होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो कंप्लीट होगा तो क्यों काहे रिएक्ट करें वो, सॉरी, ठीक है। तो एक इसने गेन कर लिया फ्रॉम Na और फिर NaCl का फॉर्मेशन हो गया। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, जैसे हमने भी देखा एग्जांपल में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी हाई होती है। गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, सच एज केरोसिन और पेट्रोल, ठीक है। तो ये आपको 4 प्रॉपर्टीज याद करनी है और आपको याद होनी चाहिए। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ओर्स पता होने चाहिए आपको क्या होते हैं, और मिनरल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, और जो हम मेटल्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली
वो मेटल्स जो हमारे प्रॉफिट के लिए काम आ सकते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं। तो अम, हाँ, तो हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स पर। मेटलर्जी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मेटलर्जी एक प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, मेटल्स को प्रॉफिटेबल यूज़ के लिए जब हम उनकी प्योर स्टेट में उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उनके ओर्स से, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जब उनके प्योर फॉर्म में फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन, कि उनकी पोजीशन कैसी है रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज में। एक तो होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस ही हमने क्यों चूज किया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से उनको केवल हीट करने से कार्बन के साथ हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। और हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो आपके रिडक्शन प्रोसेस से निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा। ठीक है, और विद द इसमें आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कोक, रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, रिडक्शन मेथड इसलिए बोला गया है ऐसे। ठीक है, तो हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके रिडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सबसे लास्ट विच इज लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये आपके सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से खुद ही रिड्यूस होते हैं, इनके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स डालने की आवश्यकता नहीं होती, ना आप इलेक्ट्रोलाइसिस डालते हैं अनलाइक हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इनको सिर्फ आप हीटिंग से ही, सिंपल हीटिंग कर दीजिए और आपको मेटल्स ऑब्टेन हो जाएंगे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स। एग्जांपल्स आर कॉपर, मर्क्यूरी। ठीक है, और जो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आपके फ्री स्टेट में है। ठीक है, ये आपके ओर्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते। अब हम आ जाते हैं कुछ काम की बात पर, कंसिडरेशन ऑफ ओर्स। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्योरली आपको ओर ऑब्टेन होंगे, है ना। कुछ कुछ अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज जैसे सॉइल, सैंड होती हैं ओर में, जिसको हम गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि गैंग किसे बोला जाता है। दीज आर द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज। हमें तो मेटल निकालना है, हमें इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी पे गैंग को निकाला जाता है जिससे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाए फ्रॉम फॉर द प्रॉफिटेबल यूज। इसको हम कंसेंट्रेशन या एनरिचमेंट बोलते हैं ओर का। अब लो रिएक्टिविटी के जो मेटल्स थे जैसे आपके एग्जाम्पल हमने दिए थे कॉपर वगैरह, है ना, तो उसके लिए सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस मैंने बताया था। तो इसको देख लेते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। जब आपके सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड आपका मर्क्यूरी, ये आपका मर्क्यूरी का फॉर्मूला है Hg, जब इनको हीट किया जाता है एयर में, ठीक है, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, पार्ट ऑफ द ओर गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, जो कि फिर रिएक्ट करता है रिमेनिंग सल्फाइड ओर से, जिससे हमें मेटल मिलता है। और साथ साथ हमें क्रूड मेटल के साथ क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो आप इसमें देख भी सकते हो, हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है और हमें आपका क्रूड मेटल मिल रहा है। ठीक है, हमने क्या करा है, किसको? सल्फाइड ओर्स को हम सल्फाइड ओर्स को हम हीटअप कर रहे हैं विद द ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हमने मर्करी का लिया है, और HgS इज ए ओर ऑफ मर्करी, इज ए सल्फाइड ओर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ये जो नाम है ओर्स के। ठीक है, कॉपर ग्लैंस क्या होता है? इसका फॉर्मूला Cu2S होता है। कॉपर पायराइड भी बोलते हैं इसे। इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीटअप करा, सो एक्चुअली सेल्फ रिडक्शन मेथड जो है उसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ सल्फाइड ओर्स को रिएक्ट कराना है। इससे हमें क्या मिलेगा? क्रूड मेटल मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। फिर हमें गैलेना विच इज सल्फाइड ओर ऑफ लेड, इसका हमने रिएक्शन करा, इससे हमें क्या मिला? PbO प्लस SO2। अब हम मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स को कैसे डील अप करते हैं? ये हमारे मेटल्स यूजुअली सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स दोनों की फॉर्म में होंगे। जो हमारे सेल्फ रिडक्शन, जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स थे, वो तो सिर्फ सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे, है ना। बट मीडियम जो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं वो आपके सल्फाइड्स और कार्बोनेट दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम सल्फाइड को ओर्स में बदल रहे हैं देन दैट इज रोस्टिंग। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें जो सल्फाइड थे, है ना, ये क्या हुए? ये ऑक्साइड में बदले, है ना।
तो ये रोस्टिंग हो गई, दिस प्रोसेस इज रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट्स है, जब कार्बोनेट्स ऑक्साइड में बदलते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो फिर से इसमें वही चीज़ है जो हमने सेल्फ रिडक्शन में देखा था, ये पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, बट इसमें एक अब देखो एग्जांपल पे आ जाते हैं। जिंक सल्फाइड रोस्टिंग एग्जांपल है। रोस्टिंग कैसे, क्योंकि सल्फाइड यूज करा हमने, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और को हम हीट अप कराएंगे, तो उसमें आपको फिर से वही मिला सेम प्रोडक्ट ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट, गैस रिलीज इज डिफरेंट इन बोथ द प्रोसेसेस, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। एग्जांपल याद रखना है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के, वैसे याद क्या रखना बहुत ईजी है, एक बार जिंक कार्बोनेट ले लो, एक बार जिंक सल्फाइड ले लो। अच्छा, कुछ और हमें रिडक्शन प्रोसेसेस दे रखे हैं। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का रिएक्शन, इस रिएक्शन को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। रिडक्शन विद कार्बन, जिंक ऑक्साइड को हमने कोक के साथ मिलाया तो हमें जिंक मिला प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल होती है। और इसमें हमने क्या मिलाया है, कोक मिलाया है। कोक या चारकोल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिड्यूस करने के काम आते हैं। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा। थर्माइट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, इस टेक्निक में हम क्या करेंगे बच्चों, इट इज यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर एज फ्यूल, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये क्या है, ये कुछ मेटल्स हैं जिन्हें हम थर्माइट प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो एग्जांपल दे रखा है इसने आयरन का, ये एक्चुअली क्या है, ये गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियो थर्मिक रिडक्शन है, ठीक है। इसमें आपके 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट निकल रही है। नाउ ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप एग्जांपल दे सकें। ये दिस इज अ थर्माइट प्रोसेस एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या है आपका मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये रिड्यूस हुआ है यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर, ये मोर रिएक्टिव है आपका एल्यूमिनियम, तो उसने क्या कर दिया, इसे रिड्यूस कर दिया, देखो कंपाउंड से। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज ऑल्सो ए प्रोसेस जिसमें आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपका अपैरेटस होता है। इसमें क्या होगा, कैथोड पर अब इसका प्रोसीजर हम पढ़ लेते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसे डालते हैं मोल्टन सॉल्यूशन में। मेटल जो है लिबरेट होता है एट कैथोड, ये जो मेटल है जैसे सोडियम इज ए मेटल, वो आपका कैथोड पर आ जाएगा, ठीक है। जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो एज अ एनोड मड, इम्प्योरिटीज एज एनोड मड सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और जो आपका नॉन मेटल है ये आपका एनोड पे चला गया है, ठीक है। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कैथोड पे तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, Na प्लस का रिडक्शन होगा, Na बनेगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, Cl माइनस और Na प्लस। मेटल क्या करता है, लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल ने क्या करा है, लूज ही करा है इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन नहीं हुआ है कैथोड पर तो, बट एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आ जाते हैं हम रिफाइनिंग प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल पर। द रिड्यूस मेटल्स ऑब्टेन्ड आर जनरली इम्प्योर, रिड्यूस मेटल्स जनरली इम्प्योर हमें मिलते हैं, तो उनसे कुछ जुड़ी इम्प्योरिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं। अनचार्ज ओर होता है जो कि नॉन रिड्यूस्ड होता है, आपको स्लैग, फ्लक्स जैसी इम्प्योरिटीज भी मिल जाएंगी रेजिडुअल कंडीशन में। अच्छा हाँ, ये स्लैग फ्लक्स आपके रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स से रिमूव हो सकती हैं। और कुछ नॉन मेटल्स लाइक सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, अदर मेटल्स भी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। ये कुछ एक्चुअली टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं कि क्या क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग से रिमूव कर सकते हैं, ओके। रिफाइनिंग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर काम आता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कैथोड, यहाँ पर आपको प्योर मेटल मिलेगा और एनोड पर आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा। एनोड मड ये आपकी इम्प्योरिटीज हैं जो सेटल डाउन हो जाती हैं। इसको पढ़ लेते हैं। देखो आपका थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एन एनोड, इम्प्योर मेटल हमने एज एनोड यूज करा है और कैथोड एज अ प्योर मेटल। जब अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत बोली कि हमें मिलेगा नहीं, हमें बना होता है, कैथोड प्योर मेटल का बना होता है और एनोड इम्प्योर मेटल का बना होता है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, जो मेटल है वो कैथोड पर चला जाएगा जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, और एनोड पर हमारा ऑक्सीडाइजेशन होगा और कैथोड पर हमारा रिडक्शन होगा। देखो रिडक्शन हो रहा है और एनोड पर हमारा ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है कॉपर का।
दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग.